Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic eukaryotic cell. चूँकि दोस्तों हमने आपको इसके पहले की क्लासेस में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारा स्ट्रक्चर और सारी बातें क्लियर कर दी थी और उसके बाद आता है यूकैरियोटिक सेल की बात। तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हमने आपको ह्यूमन सेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन एक बार हम आपको डिफरेंसेस पढ़ाने के बाद फिर से ये चाहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, इसलिए एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कराने के लिए यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। आज का ये टॉपिक कैसा रहने वाला है और आपको ये टॉपिक कैसा लगेगा ये हमको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज ये क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी डेली की क्लास को पाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए अपने इस टॉपिक को यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों हम आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब स्टार्टिंग से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक वर्ड जो है ये कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मीन्स होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो यू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो और सेल का मतलब कोशा या कोशिका। तो जिसमें भी ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू कैरियन, यहाँ से ट्रू, यहाँ से कैरियन। ट्रू कैरियन का मतलब ट्रू न्यूक्लियस मीन्स यूकैरियोटिक सेल के केस में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक का ये मतलब होता है कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। इसके पहले आप प्रोकैरियोटिक के सेल में देखते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में अल्प विकसित केंद्रक या केंद्रक का अभाव पाया जाता था, जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ट्रू केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अबाउट यानी यूकैरियोटिक सेल के बारे में या डिफिनीशन। अ यूकैरियोटिक सेल इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल। एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना जो होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है, मीन्स जटिल प्रकार की होती है, क्योंकि वो प्रिमिटिव थे लेकिन ये ट्रू केंद्रक युक्त हैं, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि पहले प्रिमिटिव आए थे फिर बाद में कॉम्प्लेक्स जीव आए थे, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल्स की बात होगी। तो डिफिनीशन में ए यूकैरियोटिक सेल इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो जटिल प्रकार की कोशिका होती है। दैट कंटेन ए ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो कि एक सत्य और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को कंटेन करती है, रखती है। मीन्स इसके पास जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो झिल्लीबद्ध होता है, चारों तरफ से झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसके अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आदि पाए जाते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरा हुआ होता है। एंड स्पेशलाइज्ड इंटरनल पार्ट्स, और इसमें इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे विशेष रूप से आंतरिक भाग पाए जाते हैं, कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी एपरेटस एंड इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल के केस में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल की संज्ञा देते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हम किस किस सेल का अध्ययन करेंगे, मीन्स किस किस टाइप के सेल का अध्ययन करेंगे, या कहने का ये अर्थ है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से प्रकार के सेल आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट है प्लांट सेल। अगर इसे यूकैरियोटिक सेल की कैटेगराइजेशन के आधार पे देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार के सेल्स आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। प्लांट सेल फर्स्ट नंबर पे। सेकंड है एनिमल सेल, मीन्स प्लांट सेल पाया जाता है, जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो सब प्लांट सेल के अंतर्गत आते हैं, मीन्स सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सेकंड है एनिमल सेल, जितने भी जंतु कोशिका होती है और ह्यूमन बॉडी को लेकर जितने भी एनिमल होते हैं इस धरती पर,
जितने भी मेजर एनिमल होते हैं वो सभी के सभी एनिमल सेल के अंतर्गत आते हैं। एंड थर्ड है फंजाई, या इसे फंगी भी पढ़ सकते हैं। फंजाई के अंतर्गत ऐसे सेल आते हैं जो कि न तो प्लांट सेल होते हैं न तो एनिमल सेल होते हैं। मीन्स ये फंगी या फंजाई एक अलग वर्ग होता है जिसे हम थर्ड समूह में रखते हैं, फंगी। इसके अंतर्गत मशरूम और ईस्ट, इस प्रकार से कुछ फंजाई या फंगी आते हैं। फोर्थ टाइप है प्रोटिस्ट, और इसमें कुछ ऐसे प्रोटिस्ट आते हैं जो कि यूनिसेलुलर तो होते हैं, लेकिन ये प्रोटिस्ट जो होते हैं वो जैसे अमीबा, पैरामीशियम या कुछ जैसे ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्ट इसमें आते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉप्स प्रोटिस्ट इसमें आते हैं। तो हम बताएंगे ये डिटेल में। आइए स्टार्टिंग से जानते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में 4 टाइप के सेल आते हैं। प्लांट सेल आता है फर्स्ट नंबर पे, प्लांट सेल, सेकेंड नंबर पे एनिमल सेल, थर्ड नंबर पे फंजाई और फोर्थ नंबर पे प्रोटिस्ट। मीन्स प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल एंड प्रोटिस्ट सेल मिलकर, ये चारों सेल मिलकर यूकैरियोटिक सेल को क्लियर करते हैं। मीन्स यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हम अगर जिसका अध्ययन करते हैं तो प्लांट सेल का, सभी पौधों की कोशिका का अध्ययन करते हैं, एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं, प्रोटिस्ट का अध्ययन करते हैं। अब देखिए प्लांट सेल के अंतर्गत जितने भी आल प्लांट्स हैं, जितने भी पृथ्वी पर, धरती पर प्लांट्स पाए जाते हैं, सभी प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंतर्गत आएंगे। और ये प्लांट सेल जो होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन लगभग धरती पे जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑटो का मतलब स्वयं होता है, ट्रॉप्स का मतलब अपना पोषण करने से होता है। तो मीन्स ट्रॉप्स ये ट्रॉफिक लेवल से लिया गया है, तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है पोषण स्तर। तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स ये स्वयं पोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? क्योंकि पौधों की पत्तियों में जो हरित लवक होता है उसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए सभी प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। और ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। मीन्स ये सभी के सभी पौधे जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं। मल्टी मीन्स होता है एक से अधिक, सेलुलर मीन्स होता है सेल। मीन्स जिसके पास एक से अधिक सेल हो वो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएंगे। इसीलिए प्लांट सेल को यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें एक से अधिक मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये हुई प्लांट सेल की बात। अब सेकंड आता है एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंतर्गत दोस्तों हम ह्यूमन बीइंग का भी अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि एनिमल सेल में अगर बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सबसे बड़ा, ह्यूमन बीइंग एनिमल सेल के अंतर्गत सबसे बड़ा मीन्स ऐसा जीव होता है जो कि बुद्धिमान प्राणी के अंतर्गत आता है। तो एनिमल सेल के अंतर्गत हम ह्यूमन बीइंग का अध्ययन करते हैं। एंड ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं धरती पर, सभी का हम एनिमल सेल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एंड ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, और जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग को लेते हुए जितने भी जानवर होते हैं, सभी के सभी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरो मीन्स होता है पर, मीन्स दूसरे पर, एंड ट्रॉप मीन्स होता है ट्रॉफिक लेवल, मीन्स दूसरे पर पोषण स्तर पर निर्भर रहने वाला। मीन्स जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्योंकि हम और जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी पौधों पर निर्भर रहते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये प्लांट सेल के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये पौधों की कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी एनिमल ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, इसलिए सभी एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है फंजाई या फंगी। फंगी को एक अलग वर्ग में रखा गया है, क्योंकि फंगी न तो प्लांट सेल की तरह होता है न तो एनिमल सेल की तरह होता है। फंगी थर्ड पॉइंट में आता है, ये थर्ड वर्ग में आता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखेंगे तो फंगी के रूप में मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट आता है। जितने भी मशरूम होते हैं, मोल्ड होते हैं और ईस्ट होते हैं, ये सभी के सभी, खमीर मशरूम, ये सभी जो होते हैं फंगी के अंतर्गत आते हैं। ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स।
और ये फंगी जो होते हैं ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स परपोषी होते हैं, और ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी होते हैं। फोर्थ पॉइंट प्रोटिस्ट पे आते हैं। अब प्रोटिस्ट की हम आपको बात बताएं तो प्रोटिस्ट में के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, प्रोटिस्ट जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हुए ये यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटिस्ट के अंतर्गत अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, और कुछ जैसे डायटम्स आते हैं, और जैसे अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स ये सभी के सभी प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। और जैसे प्लाज्मोडियम है ये भी प्रोटिस्ट के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम बात करें डायटम की, जैसे एल्गी के रूप में अगर हम बात करें डायटम की, तो ये जो डायटम होता है ये ग्रीन होने के कारण ऑटोट्रॉप्स होता है, क्योंकि ये डायटम्स जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम अपना भोजन जो होता है दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन दूसरों से प्राप्त होता है। और अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है, जबकि पैरामीशियम में जो होता है सिलिया के द्वारा लोकोमोशन की क्रिया होती है। सो दोस्तों, प्रोटिस्ट में अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स इस प्रकार से छोटे छोटे जीव आते हैं। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं कुछ प्लांट की तरह होते हैं जैसे डायटम एक्सेट्रा, एंड कुछ एनिमल की तरह होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जो देखने में मीन्स प्लांट और एनिमल की तरह तो लगते हैं, लेकिन ये पूरे रूप से प्लांट और एनिमल सेल से अतिरिक्त होते हैं। मीन्स ये सभी के सभी प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, डायटम एक्सेट्रा एंड डायटम्स जो होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, स्वयं पोषी होता है, और अमीबा, पैरामीशियम जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो है दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।